मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। आज आप नावल सबील के सेकंड पार्ट की नेक्स्ट एपिसोड सुनेंगे। चले चलते हैं कहानी की तरफ। लगता है अम्मी वापस लौट आई हैं। राही ने बाहर खटके पर कान लगाकर सुना, मगर अगले लम्हे नई आवाज ने चौंका दिया। ओ हादिया, ये तो फारिस भाई की आवाज है। लगता है तुम्हारी मोहब्बत इन्हें यहाँ तक खींच लाई है। रानी ने मुस्कुराते हुए इसे छेड़ा। हादिया पहलू बदल कर रह गई। दिल की धड़कन खौफ से तेज होने लगी। अरे क्यों बैठी हो, जाओ अपने मियाँ को सलाम दुआ बोल कर आओ और मेरे शहजादे को भी साथ ले जाओ। रानी ने नाफिया को हादिया की तरफ बढ़ाया ही था कि अम्मी नमूदार हुई। जी बेहतर। पाँव में चप्पल अड़ेसती हादिया की जान सूली पर लटकती महसूस होने लगी। चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट से जाकर नाफिया को थाम कर सवालिया नजरों से अंदर आई। चच्ची को देखने लगी, जो कि फारिस की सगी खाला के दर्जे पर भी फाइज है। हादिया बेटी, फारिस तुम्हें लेने आया है। वो बोल रहा है कि शायद चंद दिन मजीद रुके और फिर तुम्हें भी साथ ले जाएगा। अभी अभी हम लोग यही बातचीत कर रहे थे। हादिया का गला खुश्क हो गया, मगर हिम्मत से काम लेते हुए नाफिया को थामे कमरे से बाहर निकलने लगी। फिर पलटी। चची, मैं नाफिया को कुछ देर अपने साथ ले जा सकती हूँ? अरे ये कोई पूछने वाली बात है भला? जाओ ले जाओ, मेरे नवासे को फारिस भी देख लेगा। नानी ने नवासी की बलाई लेते हुए चूम डाला। हादिया रानी की ख्वाबगाह से निकलकर मेहमान खाने की तरफ बढ़ने लगी। खड़ू सामने कुर्सी पर बारौब अंदाज में बरजुबान था। आपने मुझे बुलाया? हादिया ने खुश्क मगर धीमे लहजे में पूछा। जी, ये खता मुझसे ही सरजर्द हुई है। अब अगर मलका आलिया अपनी मनमानी से फरागत पा चुकी हैं तो नीचे मेरे साथ तशरीफ ले चलें। मेरी वालदा से मेरी तुमसे दूरी देखी नहीं जा रही। आप अगर जहर अंडेलने से फारिग हो चुके तो सुबान और जीना का नाफिया देख लें, ताकि मैं इसे वापस इसके असल हकदारों के पास छोड़ आऊं। लाओ, इसे मुझे दे दो। आप इधर ही तशरीफ रखें, मैं इसे आपकी गोद में दे देती हूँ। कहीं आप गिरा ना दे मासूम को। दिया ने जानबूझकर चोट की और कंधे से चिपकाया नन्हा नाफे फारिस की गोद में रखने लगी। जरा नीचे चलो, फिर मैं तुम्हारी जुबान को ताला लगाता हूँ। धौंस के अलावा आपको और आता ही क्या है? हादिया बुड़बुड़ाई और कोने में जा खड़ी हुई। इससे पहले फारिस जवाब देता, चच्ची आन दम की। चच्ची, ये तो दूसरा सोबान है माशाल्लाह, छोटा सा पाला सा जूनियर सोबान। हाँ बस बेटा। चच्ची की आंखें नमदार हो गईं। अरे चच्ची, परेशान ना हो, इसी में रब की रजा शामिल थी। फारिस ने मासूम के नम गाल को चूमकर कंधे के साथ लगाकर थप थपाना शुरू कर दिया। दूसरों के सामने कितना मिलनसार और नरम मिजाज बना फिरता है, मगर अंदर से नीम का दरख्त और करेले जैसा, जहर जैसा। हादिया कुड़कर रह गई। चच्ची, मुझे तो देखकर ये रोनी शक्लें बना रहा है। नाफे यार, इस वक्त आया कि जेब खाली है, तुम्हारा तोहफा उधार रहा। जाने से पहले देकर ही जाऊंगा इंशाल्लाह। अरे बेटा, तुम्हारे हिस्से का तोहफा हादिया से दे चुकी है। अरे बेटी बैठो ना, खड़ी क्यों हो? अरे नहीं चची, मुझे इनके साथ जाना है, शायद इन्हें खाना वगैरह खाना हो, इतना लंबा सफर तय करके जो आए हैं। हादिया ने जानबूझकर फारिस पर चोट की। बड़ी अच्छी बच्ची है माशाल्लाह, फौरन हम सब में बिल्कुल गई है। अरे रहन सहन के मुताबिक हमारे रंग में रंग गई है। हादिया ने फौरन फारिस को देखा, जो बनावटी मुस्कुराहट से जाए पीछोताप खा रहा था। अच्छा खाला, अब इजाज़त दें, शाम को चचा की घर वापसी पर हाजिर होऊंगा, या फिर आप सब नीचे आ ही जाइएगा? अरे नहीं बेटा, तुम हादिया को कहीं बाहर घुमा फिरा लाओ। हमारे तो बारहा इसरार पर इस लड़की ने दरवाजे से बाहर झांक कर भी नहीं देखा। जो चीज़ चाहिए होती थी बाजी से ला देती थी। फारिस के चेहरे पर दोबारा फीकी मुस्कुराहट नमूदार हुई, जबकि हादिया दुपट्टा फैलाए इसे जिच कर रही थी। अच्छा जाओ बेटा। हादिया जाओ, शाबाश, अपने शौहर की ज़रूरियात का ख्याल रखना ही अच्छी बीवियों की खूबी है। जी चच्ची, मेरे लिए इनसे अजीज और कोई नहीं है। माशाल्लाह, बात करती है तो लेजे की मिठास से फूल झड़ते हैं। चच्ची, इसके लेजे की मिठास तो मैं चंद घंटों में चख चुका हूँ। वारिस अंदर खोल कर रह गया। नाफे यार, जाओ अपनी नानी जी के पास, तुमसे शाम को मिलते हैं इंशाल्लाह। कदकाठ वाला बारोब शख्सियत का मालिक फारिस आजी से चची से इजाज़त लेकर जीने की तरफ बढ़ने लगा, जबकि हादिया भी सबको अलविदाई कलमात बोलकर उसके अकब में धीरे धीरे चलने लगी। सहन में पहुंचते ही वो खूनख्वार नजरों से पलटा। अभी ना किसी ने मेरे कमरे में आओ। हादिया बिना जवाब दिए इसके पीछे चलने लगी। सुल्ताना बेगम शायद दोपहर के खाने के बाद कैलूला फरमा रही थी। सारा घर खामोशी में डूबा था। बस्ती सर्दियों की दोपहर में आसमान पर छोटी छोटी टुकड़ियों की शक्ल में बादलों का डेरा था। हल्की सर्द हवा के झोंके जिस्म के आर पार हो रहे थे। हादिया इस मुख्तसर से फासले में मुसलसल अपने अंदर छिड़ी जंग के साथ नबरत आजमा थी।
कमरे में पहुंचते ही फारिस ने कुंडी चढ़ाई और आस्तीने मोड़ता हुआ हादिया को घूरने लगा। अब बैठने के लिए तुम्हें संदेशा भेजूं? नहीं, आपका लबो लहजा संदेशे से ज्यादा कुवत रखता है। फरमाइए, मुझे क्यों बुलवाया है जबकि मेरी जिंदगी आपको खोलती है? हादिया ने बिस्तर की पायनी पर टिकते हुए मजबूत धीमे लहजे में बोलकर गर्दन झुका ली। कितनी लंबी जुबान है तुम्हारी, पर दूसरों के सामने मासूमियत का लिबादा ओढ़े रहती हो। मुझे लिबादा ओढ़ने की कतई जरूरत नहीं है। जो जैसे होता है वैसे ही सबको नजर आता है, और मैं आपके बारे में भी यही राय रखूं तो यकीनन आपको बुरा लगेगा ना। बेपनाह सब के बावजूद भी हादिया की आंखें दगाबाजी करने लगी। चंद गज के फासले पर खड़ा मर्द कठोरपन की तमाम हदों को छू रहा था। आपने अगर मुझे तानाजनी के लिए बुलवाया है तो मैं दोबारा ऊपर जा रही हूँ। मेरे में आपके साथ बहसो मुबहसा करने की सिकत दम तोड़ चुकी है। हादिया ने आंखें रगड़ी और झटके से उठ खड़ी हुई। 2 कदम आगे बढ़ी तो फारिस ने झटके से इसकी कलाई थाम ली। खामोशी से जहां पर थी वहीं जाकर बैठ जाओ। तुम्हारी मोहब्बत में मरा नहीं जा रहा जो तुम्हें बुला कर लाया हूँ। हसना मलाल में डूबी हादिया मजबूरन बिस्तर की पानी पर दोबारा जा टिकी। फारिस ने एक झटके से कुर्सी खींची और हादिया के सामने बैठ गया। अभी जो मैं बोलने जा रहा हूँ इसे कान खोल कर सुनना। अगर मैंने तुम्हारी आंख में एक भी आंसू देखा तो इधर ही गाड़ दूंगा। तनी रगी और लाल अंगारा आंखें हादिया पे टिकाए वो हरासगी की हदों को छूने लगा। हादिया ने खाली नजरों से इस शख्स की तरफ देखा, जैसे कह रही हो कि अपनी औकात में रहो। फारिस ने एक लम्हा जाया किए बिना बात का आगाज किया। हारे साहब का शौहर ने मेरा जीना धोबर किया हुआ है, तो तुम्हें बोला है ना मेरी बात खामोशी से सुनो। वो थाड़ने लगा। इस शख्स ने जो मकान किराए पर लिया था, जहाँ पर मैंने तुम्हें रखना था, बकौल इसके कि 1 हफ्ता तुम्हें अपने पास रखकर तलाक दे दूं, मैं तुम्हें इस मकान में लेकर जाने की बजाय सीधा अपने घर ले आया, जबकि मेरे पास इस घर की चाबी भी मौजूद थी, बल्कि अभी भी है। वो चंद लम्हों के लिए रुका तो हादिया ने जज्बात से आरी चेहरा उठाकर इसे देखा। मेरा इस मकान या फिर आपके फैसले से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही मैंने आपको कभी पहले देखा था और ना ही सुना था। तो मुझे ये सब बताने का मकसद, तुम्हारी ये जुबान बंद होगी तो बाकी बात जारी रख सकूंगा ना। फरमाइए, मैं हमातन गोश हूँ। हादिया के लहजे की काट फारस को जिज कर गई, मगर इसके पास सबके अलावा और कुछ चारा न था। अभी तुम्हारे इस साबका आशिक शौहर ने मुझे कॉल करके नाक में दम किया हुआ है। अगर फोन ना उठाऊं तो मैसेज भिजवा कर धमकियों पर उतर आता है। फोन पर बात करके समझाने की कोशिश करूं तो कायल नहीं होता। इसे तुम हर सूरत में वापस चाहिए हो। फारिस ने जवाब तलब नजरें हादिया पर गाड़ ली। हादिया ने पहलू बदरा और गोई हुई। वो शख्स आपका दोस्त है और आपने दोस्ती का भरम रखने के लिए मेरे साथ निकाह किया था। मैंने एक बार भी आपको नहीं बोला था कि मेरे साथ शादी कर लो। मुझे लावारिस को तो वो शख्स जैसे हाँक रहा था, मैं तो बस हाँकी चली जा रही थी, क्योंकि मेरे सर से छत छीन ली गई थी। हादिया की आवाज में सख्ती दर आई। अभी ये देखो दोबारा कॉल कर रहा है। फारिस ने जेब से फोन निकाल कर हादिया को दिखाया। मुझे क्यों बता रहे हैं एक नाम महरम मर्द की कॉल के बारे में? मेरे लिए वो सिर्फ एक नाम महरम है। फारिस साहब, अब मैं बार बार आपको अपनी सफाइयाँ पेश नहीं करूंगी। मैंने सफाइयाँ नहीं मांगी, बल्कि पूरी बात कान खोलकर सुनने को बोला है। वो बाकी दोस्त अब आपको मेरे खिलाफ भड़का रहा है और मेरे अहले खाना को सरे बाजार बदनाम करने के लिए दर पर है। वो मेरे बाबा के कई जानने वाले छोटे ताजरों से मिल चुका है और इन्हें हमारे घर लाने के लिए दिन रात कोशां है। इधर से हिलना नहीं, ये दोबारा कॉल कर रहा है, मैं इससे जरा बात कर लूं। फारिस ने फोन कान से लगा लिया और सलाम बोला, जिसका गालिबन जवाब मसूल नहीं हुआ। देखो बाबर, मैं तुम्हें बारहा बता चुका हूँ कि मेरे वालिदैन मुझे इस मलून हलाला की इजाज़त नहीं दे रहे, और शरीयत में मुद्दत मुतय्यन वाले निकाह पर लानत है। मैंने अपनी नाइल्मी की बिना पर इस लानती काम से तौबा कर ली, लिहाजा मेरा पीछा छोड़ दो और किसी और लड़की से शादी कर लो। और हाँ, मैंने तौबा कर ली है, मगर मेरी बीवी का नहीं पता कि वो क्या इरादा रखती है। फारिस ने की नखियों से हादिया को देखा। हादिया के अंदर छन से कुछ टूट गया। जी चाहा फारिस के हाथ से फोन लेकर बाबर को छठी का दूध याद दिला दे, मगर जब्त कर गई। बाबर, अगर वो खुला लेना चाहे तो इसकी मर्जी है, मैं इसे खुद तलाक नहीं दूंगा। मेरी बात ज़हन नशीन कर लो। तो पहले भी मेरे साथ धोखा कर चुके हो, अब मैं मजीद तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगा। तब दोबारा मुझे फ़ोन करने की जहमत ना करना। फारिस, तुम्हें तो मैं तुम्हारे बाप की दुकान पर मिलूंगा। तुम अगर वहाँ पर ना आए तो मैं हादिया को तुम्हारे घर से उठाकर ले जाऊँगा। खबरदार, एक लफ्ज़ भी अपनी खटिया जुबान से निकाला तो वरना तुम्हारा वो हशर करूँगा कि सारी दुनिया देखेगी। फारिस की लहू टपकाती आंखें शोला बरसाने लगी। जब तक हादिया मेरी बीवी है, ये मेरी हिफाजत में मेरे घर की 4 दीवारी में रहेगी।
अब अगर तुमने कोई हद पार करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे खिलाफ कानूनी चारागोई काम करूंगा। मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत हैं। आहा, तुम मुझे कानून सिखाओगे? इन कानून के रखवालों की जेब में जब नोटों से भरूंगा तो तुम्हारे ये सारे सबूत काल कोठरी की नजर हो जाएंगे। बाबर ने तंजिया कहका लगाया। फारिस ने दांत पीसकर फोन बंद कर दिया और गुस्सीली नजरें हादिया पर गाड़ ली। वो खामोशी से गर्दन झुकाए फुर्सत से अपने नाखून खुरचने लगी, गोया इसने कुछ सुना ही नहीं। अब जो मैं तुम्हें बोलूंगा इस पर अमल करो तो फायदे में रहोगी, वरना फिर नताइज की जिम्मेदार तुम खुद होगी। अगर मैंने तुम्हें ना छोड़ा तो वो जबरदस्ती तुम्हें मेरे घर से उठाकर ले जाने की धमकी दे रहा है। अब मर्जी तुम्हारी है, ना महरम के साथ मगवी बनना पसंद करोगी या फिर। फारिस ने बात अधूरी छोड़कर हादिया को देखा। हाथिया पे सवालिया नजरों से इसे देखने लगी, जैसे वो अमल करने के लिए तैयार बैठी हो। देखो, मेरे घर वाले चाहते हैं मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊं, जबकि मैं नहीं चाहता कि मेरी गैर मौजूदगी में ये घटिया शख्स मेरे बाप की पगड़ी भरे बाजार में उछाले। मेरे बाप ने सारी उम्र शराफत की जिंदगी गुजारी और मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा कि मेरे बाबा का फख्र से ऊंचा सर मेरी नालायकी की वजह से शर्म से झुक जाए। हादिया टिकटिकी बांधे इसकी आंखों में आंखें डालकर देख रही थी, जिनमें कभी शदीद गुस्सा तो कभी लाचारगी झलक रही थी। देखो, अगर मैंने तुम्हें तलाक दी तो मेरे बाबा मुझसे हमेशा के लिए रूठ जाएंगे। मैं चाहता हूँ तुम खुद मेरे वालिदैन को बोलो कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती, तुम खुला लेना चाहती हो। हादिया ने इस बेहिस शख्स की तरफ देखते हुए अफसोस से सर छुटका दिया। मुझे आप जैसे मर्दों की सोच पर अफसोस है। पहले इस शख्स ने बिना कसूर मुझे दागदार करने की कोशिश की, फिर किसी गाय भेड़ बकरी की तरह मौलवियों के कहने पर मेरा वक्ती सौदा किया। सौदे पर इत्तफा ना कर सका तो बोला, चंद रातों के लिए जिस्म बेच दो, बिना किसी कसूर तलाक का धब्बा लगवाओ और भूल भार कर धुली धुलाई मेरे पास लौटाओ और मैं तुम्हारी बोली जब चाहूँ लगवाऊं। मैं कौन हूँ? मैं कोई रखेल हूँ या फिर तुम्हारी जो आए रोज मर्द बदलती रहूं? हादिया के लेजी की सख्ती फारिस की बोलती बंद कर गई। कभी मैं एक मर्द की अना की भेंट चढ़ूं और फिर इसके अजायब पर पूरा ना उतरूं तो दूसरा मर्द मेरे ऊपर मुसलत कर दिया जाए। मैं भेड़ बकरी नहीं हूँ, एक जीती जाती लड़की हूँ जो जज्बात व एहसासात भी रखती है, जिसे तंजिया गुफ्तगू अजियत से दो चार करती है। मैं बाजारी औरत नहीं हूँ, मैं एक बाहया गैरतमंद लड़की हूँ। फारिस साहब कान खोल कर सुन ले, मैंने आपके इस बिल्ली चुड़वे वाले खेल का हिस्सा नहीं बनना। आपको मैं पसंद नहीं हूँ, कोई बात नहीं। आपकी नज़र में मेरे को इज्जत नहीं, फिर भी कोई बात नहीं। मगर फारिस साहब, मैं जलील और बेगैरत औरत नहीं हूँ, मैं कठपुतली नहीं बनूंगी। मुझे इस एक महीने में बाखूबी अंदाजा हो चुका है कि मेरे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। फारिस पत्थर बना इस नाजुक सी लड़की की दीदा दिलेरी पर हैरान परेशान था। समझ नहीं आ रहा था कि इसे क्या जवाब दे। मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो ये ले मेरा फ़ोन और इसके हर ऐप को छान लें, ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि मैं किसके साथ राब्ते में रहती हूँ। वो दिल बर्दाश्ता होकर खड़ी हो गई और ड्रेसिंग टेबल पर पड़ा फ़ोन उसके सामने लहराने लगी। ड्रेसिंग टेबल भी इश्तियाक साहब ने फारिस की काम पर वापसी के बाद हादिया को ख़रीद दिया था, ताकि वो अपनी ज़रूरियात की तमाम चीज़ें बआसानी इस्तेमाल में ला सके और बुनाव सिंगार के वक्त इसे दूसरों के कमरों का रुख ना करना पड़े। फारिस इस पिपड़ी लड़की के बदलते रवैये पर शशदर रह गया। फारिस के लिए हादिया का रवैया गैर मुतवक्का था। वो ये सोचकर लौटा था कि ये बुज़दिल सी लड़की इसी की बात फौरन मान जाएगी। बाबा से बात मनवाना मुमकिन नहीं तो कम अज कम इसे कार्य कर लेगा, मगर यहाँ तो बाजी ही उलट चुकी थी। तुम बिला वजह जज्बाती हो रही हो, मेरी बात को ठंडे दिमाग से सोचो। वो अपने गुस्से पर काबू पाते हुए धीमी लहजे में गोया हुआ। मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, मेरे पास सोचने के लिए 1 माह का वक्त था। आप मुझे अपने अजाब के लिए इस्तेमाल में ना लाए। वो आंसू पीती नफी में गर्दन छटकाने लगी। आप मर्द है ना, तो अपनी मर्दानगी का मुजाहरा करते हुए डट जाए, छोड़े या रखें, मैं इसमें आपका साथ नहीं दूंगी। अभी जो फैसला करना है आपको करना है। हिम्मत है तो जाएं, जाकर अपने बाबा जान से बात करें। मुझे जो भी बात करना होती मैं इन्हीं से ही करती हूँ, क्योंकि वो एक शफीक इंसान है। फारिस ने सांस खारिश की और हादिया की तरफ पढ़ने लगा। बाकी हम कल की नेक्स्ट एपिसोड में सुनेंगे।